गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो देखा था, हम पढ़ रहे हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और उसमें हमने सबसे पहले जो चक्र पढ़ा था वो पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस चक्र। उसमें हमने देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस का जो लास्ट प्रोडक्ट बना था वो बना था पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो होता है 3 कार्बन वाला अणु होता है, मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना। और ये पायरुविक एसिड जो होता है उसके कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है ना। तो 2 अणु पायरुविक अम्ल के बनते हैं। इस पायरुविक अम्ल का जो ग्लाइकोलाइसिस में बना था उसका आगे क्या होता है, ठीक है ना, इसका फ्यूचर क्या होता है, इसका भविष्य क्या होता है। तो फैट ऑफ पायरुविक एसिड ये हमें पढ़ना है। तो पायरुविक अम्ल जो कि बना था ग्लाइकोलाइसिस या एएमपी पथ का जो लास्ट प्रोडक्ट है, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की एब्सेंस के आधार पर पायरुविक अम्ल 4 प्रकार से यूज में आता है। यानी इसका फ्यूचर किस प्रकार से डिसाइड होता है? एक तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी होता है। पर ध्यान रखना यह है कि पायरुविक एसिड जो होता है अधिकतर इसका उपयोग जो करते हैं वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, ठीक है ना। तो हम ये जो सारी प्रोसेस जो पढ़ रहे हैं, एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस है, पायरुविक एसिड है, ये सारी की सारी जो पढ़ रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन के अंदर होता है। अब ध्यान रखिएगा कि जो रेस्पिरेशन होता है उसमें हम लेते हैं ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस जो होती है, आप जो भोजन करते हो, जिसका आप डाइजेशन करते हो, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड वगैरह, ये जो है इन डाइजेशन जब भी होता है भोजन का, तो जो ऑक्सीजन हम रेस्पिरेशन के थ्रू, लंग्स के थ्रू लेते हैं, है ना, तो वो ऑक्सीजन जा करके उस भोज्य पदार्थों का क्या करती है? उनकी स्प्लिटिंग करती है, उनको तोड़ती है, उनका विघटन करती है ना। और उससे जो एनर्जी मुक्त होती है, ठीक है ना, वही एनर्जी जो है वो है, हम ग्लाइकोलाइसिस में भी देखी थी कि ग्लाइकोलाइसिस में 8 एटीपी जो होते हैं, 8 एटीपीज बनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड किस प्रकार से उपयोग में आ रहा है? 4 प्रकार से उपयोग में आ रहा है। तो पायरुविक एसिड जो है, एक तो है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि अगर ऑक्सीजन क्या हो? प्रेजेंट हो। इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ठीक है ना, तब क्या होगा? तो तब वो क्रेब्स चक्र के अंदर जाएगी। ये पायरुविक अम्ल कहाँ जाएगा? ये पायरुविक अम्ल जाएगा क्रेब्स चक्र में। और क्रेब्स चक्र जो होता है उसके अंदर भी 10 स्टेप होती हैं। जैसे ग्लाइकोलाइसिस देखा था वैसे ही 10 स्टेप होती हैं। और क्रेब्स साइकिल, इसके बहुत सारे नाम हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे आगे। और इस क्रेब्स साइकिल में जा करके इससे क्या होती है? बहुत सारी एटीपी मुक्त होते हैं, बहुत सारी एनर्जी मुक्त होती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, जल मुक्त होता है, वाटर मुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, तो बहुत सारी एनर्जी मुक्त होती है। क्रेब साइकिल जो होता है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे ग्लाइकोलाइसिस की बात की थी तो वो होता है आपके साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। वैसे क्रेब चक्र कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और लगभग क्रेब चक्र में 24 एटीपी के आसपास, कितने? 24 एटीपी बनते हैं। कितने एटीपी बनते हैं? 24, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होगी तो पायरुविक अम्ल कहाँ जाएगा? क्रेब चक्र में जाएगा। कब? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, इफ ऑक्सीजन इज एब्सेंट देन, ठीक है ना, तब क्या होगा? तो तब पायरुविक अम्ल की 2 प्रोसेस होती हैं। एक तो फर्मेंटेशन होता है, किण्वन, जिसको आप कहते हैं सड़ाना, ठीक है ना। जब शराब बनाते हैं, अल्कोहल जो बनाते हैं, वो क्या करते हैं? धन धान जो भी पोषण होता है, अनाज होता है, उसको क्या करते हैं? सड़ाते हैं, है ना। किसके द्वारा होता है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा इसका क्या किया जाता है? विघटन किया जाता है। क्या किया जाता है? इसका विघटन किया जाता है। तो ये किस में विघटन होता है? अल्कोहल में होता है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और साथ में एनर्जी मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है? एनर्जी मुक्त होती है, ठीक है ना, फ्री होती है वहाँ पे। और दूसरा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? ये क्या होगा पायरुविक एसिड का? तो हमारे मसल्स में, हमारी पेशियों के अंदर, हमारी पेशियां, जब आपने देखा होगा कि जब हम एक ही पोजीशन में बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, एक ही पोजीशन में कभी कभी हम बैठते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारी जो पेशियां हैं, हमारे जो मसल्स हैं, वहीं पर कहीं पर लगता है कि गठान बन गई है। क्या बन गई है? ऐंठन आ गई है, दर्द होता है वहाँ पे। क्या होता है? दर्द होता है, ऐंठन आ गई हूँ ऐसा लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब हमारे मसल्स जो होते हैं बिल्कुल फ्रीली होते हैं, तब यहाँ पर पायरुविक एसिड जो होता है, ठीक है ना, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है ना, ऑक्सीजन नहीं है तब, और तब ये पायरुविक एसिड जो होगा उसका क्या होता है? वहाँ पर स्प्लिटिंग होती है और पायरुविक एसिड से 2 चीज़ें बनती है। एक तो लैक्टिक अम्ल बनता है और एक एनर्जी उससे फ्री होती है। तो इस लैक्टिक अम्ल जो होता है, अगर ये हमारे मसल्स में जमा हो जाए तो हमारी पेशियों में ऐंठन होती है, हमारी पेशियों में दर्द होता है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपकी पेशियों में ऐंठन या दर्द कौन से अम्ल के जमा होने के कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण।
कौन से एसिड के कारण? लैक्टिक एसिड के कारण। अब चौथा जो है उसका यूज कि पायरुविक एसिड के अंदर बहुत सारे मीडिएटरी प्रोडक्ट बनते हैं, मध्यवर्ती उत्पाद बनते हैं, जिसका काम होता है एमिनो एसिड बनाना, ठीक है ना। इससे एमिनो एसिड का सिंथेसिस होगा, ठीक है ना, और उससे क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी, क्योंकि प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? एमिनो एसिड से मिलकर बनती होती है। जैसे कि कौन सी प्रोटीन है? एलेनिन प्रोटीन है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं, ये इसके बारे में है, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं अब। इसके आगे बात करेंगे पायरुविक अम्ल के वीक कार्बोक्सिलीकरण की, कि पायरुविक एसिड जो होता है इसका वीक कार्बोक्सिलीकरण कैसे होता है। तो पायरुविक एसिड जो कहाँ बना था? ग्लाइकोलाइसिस में बना था, ठीक है ना। इस पायरुविक एसिड का क्या होगा? वी कार्बोक्सिलीकरण होगा, यानी इसका डी कार्बोक्सिलेशन होगा। अब ये भी आपके जो अपनों ने पढ़ा था उस स्टेप में, सेकंड स्टेप यही थी कि पायरुविक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन कैसे होता है। तो पायरुविक अम्ल का डी कार्बोक्सिलेशन कैसे होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पायरुविक अम्ल है ना, कहाँ बना था? कोशिका द्रव्य में। कौन सी क्रिया के द्वारा बना था? प्रोसेस हुई थी ग्लाइकोलाइसिस। कहाँ पे हुई थी? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो वहाँ से साइटोप्लाज्म से जो पायरुविक अम्ल बन गया वो अब कहाँ आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा रेस्पायरेशन हो रहा था, है ना, उस रेस्पायरेशन का सेकंड स्टेप शुरू होता है, ठीक है। दूसरा चरण प्रारंभ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। आपने देखा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक होता है उसका मैट्रिक्स वाला पार्ट जो अंदर की तरफ होता है ना। उस मैट्रिक्स वाले पार्ट में जहाँ पे बहुत सारे लवण भरे होते हैं, लिक्विड होता है, उसको कहते हैं मैट्रिक्स वाला पार्ट, अध्यांतरी कहते हैं उसको। इसमें पायरुविक अम्ल जो है, मैंने बताया था ये कितने कार्बन युक्त होता है? 3 कार्बन युक्त होता है, ठीक है। तो इसमें पायरुविक एसिड का एक कार्बन परमाणु या एक एटम जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका। यानी पायरुविक एसिड का एक कार्बन परमाणु और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसी को कहते हैं ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ऑक्सीकृत हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस रूप में हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और कार्बन जो है किस फॉर्म में जा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जा रही है, ठीक है। तो कार्बन का निकलना, जो कार्बन आउट हो रही है उसको कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना भी क्या है? डी कार्बोक्सिलेशन। और ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीकृत हो रही है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण और वी कार्बोक्सिलेशन, दोनों क्रियाएं यहाँ पे हो रही है, दोनों एक्शन हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और डी कार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, तो दोनों प्रोसेस हो रही है। तो क्या चीज़ है यहाँ पर? समझिएगा फिर से कि जब पायरुविक एसिड जो है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है वहाँ पे पायरुविक एसिड जो है उसका एक मॉलिक्यूल जो है, एक एटम जो है वो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसका, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ऑक्सीडेशन हो गया तो इसको क्या कहा है? पायरुविक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन। क्या कहा है? पायरुविक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन। अब पायरुविक अम्ल का डी कार्बोक्सिलेशन हो गया, ठीक है। तो पायरुविक अम्ल के साथ और क्या होगा? तो पायरुविक अम्ल पहले किस में चेंज होगा, ठीक है। तो पायरुविक अम्ल जो होता है उसका सबसे पहले एक एंजाइम, इसका याद रखना है नाम, पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। आपको पता हो कि हाइड्रोजनेज जो एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, वो क्या करते हैं? अपघटन का काम करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, है ना। तो ये जो पायरुविक डिहाइड्रोजन एंजाइम है ये क्या करेगा? पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, और बाद में, ठीक है ना, ये कोएंजाइम ए से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? कोएंजाइम ए से, और एक चीज बनाता है जिसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है ना, रेस्पिरेशन के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। अब अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी भी पढ़ते होगा, ठीक है ना, बॉटनी के अंदर, तो वहाँ पर भी आप यही चीज़ें पढ़ोगे, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ोगे, क्रेब्स साइकिल पढ़ोगे, ठीक है ना, यही चीज़ें पढ़ोगे। तो वहाँ पर भी एसिटाइल कोएंजाइम ए आएगा आपका। तो पायरुविक एसिड में जो पायरुविक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है ये क्या करेगा? पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन करता है, और कोएंजाइम ए के साथ पायरुविक एसिड क्या करेगा? जुड़ जाएगा। क्या करेगा? इसके साथ जुड़ जाएगा, और क्या बनाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है। क्या बनाता है? एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। और इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में, पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण में, यानी एसिटाइल कोएंजाइम ए के बनने में यहाँ पर 5 कोफैक्टर होते हैं जो मदद करते हैं, ज़रूरी होते हैं, ठीक है ना। ये 5 कोफैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कोएंजाइम ए जो काम में आ रहा था, ये वाला, ठीक है। एक NAD+ होता है, ठीक है ना, जो NADH2 में बदलता है, जिससे 3 ATP के अणु मुक्त होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग शटल से।
उसके बाद मैग्नीशियम आयन होता है सहकारक के रूप में, एक लिपोइक एसिड होता है जिसको एल करके लिखा हुआ होता है, और एक थाइमिन पायरोफॉस्फेट होता है टीपीपी। ठीक है ना, ये पांचों जो हैं कोफैक्टर्स हैं। क्या हैं? कोफैक्टर्स हैं। ठीक है ना, जो क्या कर रहे हैं, पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करने में मदद कर रहे हैं। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। अब ये ध्यान रखना है कि ये एसिटाइल कोएंजाइम ए ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाले पायरुविक एसिड से बना है। ठीक है, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ जाएगा? तो ये जाएगा क्रेब चक्र में। कहाँ जाएगा? क्रेब चक्र में। एक्चुअली पायरुविक अम्ल भी जाता कहाँ है? क्रेब चक्र में। लेकिन पायरुविक अम्ल से क्रेब चक्र में जाने से पहले बनता क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम है। पहली स्टेप जो क्रेब चक्र की शुरू हो रही है वो यहीं से हो रही है। इसलिए हमें यह समझना जरूरी है कि पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्र की योजक कड़ी माना गया है। ठीक है ना, तो एसिटाइल कोएंजाइम में आपको ये कंपटीशन में भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्र दोनों को जोड़ने वाली जो लिंकिंग डिवाइस है, ठीक है ना, जो योजक कड़ी है वो कौन सी है? तो वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए। कौन सी है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लिंक रिएक्शन भी कहते हैं, योजक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, इसको प्रवेश अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहेंगे प्रवेश अभिक्रिया? क्योंकि इस एसिटाइल कोएंजाइम के रूप में मैंने क्या कहा था, पायरुविक एसिड कहाँ प्रवेश करेगा, कहाँ एंटर करेगा? क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रवेश अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए कि पायरुविक एसिड का किस तरीके से डिकार्बोक्सिलेशन होता है। तो पायरुविक एसिड जो है कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं। पायरुविक एसिड जो है कितने कार्बन युक्त होता है? 3 कार्बन युक्त होता है। ठीक है, प्लस इसमें क्या जुड़ रहा है? कोएंजाइम। 5 कोफैक्टर बता देता हूँ मैं। 5 कोफैक्टर कौन कौन से? तो पहला कोएंजाइम ए है, NAD+ है, मैग्नीशियम आया है, लिपोइक एसिड है, ठीक है, थाइमिन पायरोफॉस्फेट है। ठीक है, तो ये 5 कोफैक्टर हो गए। ठीक है, तो पायरुविक एसिड कौन से एंजाइम की उपस्थिति में है? पायरुविक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में। किसके साथ जुड़ करके? कोएंजाइम ए के साथ जुड़ करके क्या बनाता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए के 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है, और इस क्रिया में क्या मुक्त हो रही है? आपके कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो रही है। इसको क्या कहा है? पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन। क्या कहा है? पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है ना, तो अब देखिएगा इस प्रकार से पायरुविक अम्ल के जो 2 अणु बन रहे हैं, पायरुविक अम्ल के जो 2 अणु बन रहे थे, इन 2 अणुओं का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, है ना। और ऑक्सीडेशन से 2 अणु किसके बने? एसिटाइल कोएंजाइम ए के बने। और 2 अणु जो बनते हैं यहाँ पर, ये देखिए 2 अणु बन रहे हैं NADH2 के। ठीक है ना, और ये NADH2 जो है इसके 2 अणु से 6 ATP बनते हैं। एक अणु से बनते हैं 3। एक अणु से कितने बनते हैं? 3। तो 2 अणु से कितने बनेंगे? 6 ATP बनते हैं। ठीक है ना, ये शटल कौन सा होता है? ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। अगर इस शटल से जाएंगे, ठीक है ना, तो वहां पर केवल 4 ATP बनते हैं। और अगर ये मैलेट एस्पारेट शटल से जाएंगे, ETS में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में, वो भी पढ़ेंगे अपन आगे, तो उसमें जाएंगे तो वहां पर 6 ATP बनते हैं। क्योंकि एक NADH2 से 3 ATP यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद में पायरुविक अम्ल का डीकार्बोक्सिलेशन कैसे हो रहा है। और अब हम इसके आगे जो पढ़ेंगे, पायरुविक अम्ल से क्या बन गया? एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। ये ध्यान रखना है आपको। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो कहाँ एंटर करेगा? आपकी क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्रेब्स साइकिल पर अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे लिख करके भेज सकते हैं ग्रुप के अंदर। और जो वीडियो देख रहे हैं, एक बार कमेंट में लिखें कि आप वीडियो बराबर देख रहे हैं। ठीक है ना, ताकि मैं आगे से और भी वीडियो बनाऊँ अच्छे। थैंक यू।